हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने फेज़ रूल स्टार्ट किया था। आज हम उसी से आगे के क्रम में टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था फेजेस क्या होती हैं, प्रावस्थाएं क्या होती हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी तंत्र का वह भाग जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, रासायनिक रूप से कंपोजिशन में एक समान हो तथा यांत्रिक रूप से पृथक करने योग्य हो, प्रावस्था कहलाती है। आज हम इन्हीं प्रावस्थाओं की गणना करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से किसी भी तंत्र में विभिन्न प्रावस्थाओं की गणना किस प्रकार से की जा सकती है। तो हमने ये पढ़ा था कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, रासायनिक रूप से होमोजीनियस हो अर्थात समांगी हो, अर्थात सर्वत्र इसका रासायनिक संगठन एक समान हो, और यांत्रिक रूप से पृथक करने योग्य जो अवस्था है वो प्रावस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक तंत्र है जिसमें आइस और वाटर उपस्थित है। आइस और वाटर का मिक्सचर अर्थात बर्फ एवं जल का मिक्सचर उपस्थित है, और यह मिक्सचर जो है वो आधे गिलास में भरा हुआ है, आधे गिलास में भरा हुआ है तथा आधा गिलास जो है वो खाली है, तथा इस गिलास को हमने एक प्लेट के द्वारा कवर किया हुआ है। अर्थात यदि हमारे पास एक ग्लास है जिसमें आइस है तथा वाटर है तथा यह आधे गिलास में है, आधा गिलास खाली है तथा इस गिलास को हमने ढक्कन से लिड से ढका हुआ है, तो इस तंत्र में कितनी प्रावस्थाएं होंगी? हाउ नंबर ऑफ फेजेस इन दिस सिस्टम विल बी। कौन कौन सी फेज हो गई? 3 फेजेस हो गई। पहली फेज आइस हो गई अर्थात सॉलिड वाटर हो गया, दूसरी फेज वाटर हो गई, और तीसरी फेज वाटर वेपर, क्योंकि आइस और वाटर यहाँ मिक्स हैं और यहाँ स्पेस खाली है तो खाली स्पेस में वाटर वेपर बन जाएगी, और वाटर वेपर और यह वाटर वेपर जो है यह बाहर नहीं निकल पाएगी इस सिस्टम से, क्योंकि ये ढक्कन से ढका हुआ है। इसलिए इस सिस्टम में 3 फेजेस उपस्थित होंगी। इफ़ द ग्लास इज़ फुल विद मिक्सचर, और यदि यही ग्लास को इसी ग्लास को हमने मिक्सचर से फुल कर दिया, आइस और वाटर के मिक्सचर से फुल कर दिया और ढक्कन हटा दिया, इसका लिड अगर हमने हटा दिया, तो देखिए यहाँ कितने सिस्टम हो जाएंगे, कितनी प्रावस्थाएं हो जाएंगी? यहाँ प्रावस्थाएं हो जाएंगी 2 प्रावस्थाएं, क्योंकि वाटर वेपर जो बनेगी वो बाहर निकल जाएगी और केवल आइस सॉलिड अवस्था और वाटर लिक्विड अवस्था, 2 ही अवस्था, 2 फेजेस यहाँ उपस्थित हो जाएंगी आइस और वाटर की। A mixture of gases, for example nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc., is taken in any proportion, then it will form a homogeneous mixture. Therefore, number of phases. यदि हम कहें कि mixture of gases यानी एयर जो है वो हमने ले ली, तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस कितनी होंगी, प्रावस्थाओं की संख्या कितनी होंगी? उसमें प्रावस्थाओं की संख्या टोटल 1 होगी, क्योंकि एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण होती है, और उसमें कई तरह की गैसें आपस में उपस्थित होती हैं, परंतु सभी गैसें आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण करती हैं। अतः यहाँ नंबर ऑफ फेजेस टोटल जो होंगी वो 1 होंगी, यानी टोटल नंबर ऑफ फेजेस विल बी इक्वल टू 1। इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स, घटक। घटकों को हम कैसे, घटकों की संख्या किसी भी तंत्र के लिए हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? घटक जो होते हैं वो न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज़ की संख्या है जिनके द्वारा हम संपूर्ण तंत्र को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा व्यक्त कर सकें, वह घटकों की संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय विघटन, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको यदि हम क्लोज्ड वेसल यानी बंद पात्र में ले लें तो वह उसको गर्म करने पर यह डिकम्पोज हो जाता है और यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है।
अब इसमें देखिए नंबर ऑफ फेजेस कितनी हैं। इस तंत्र में नंबर ऑफ फेजेस 3 हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि सॉलिड है तो 1 सॉलिड फेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी एक ठोस प्रावस्था। दूसरी ठोस प्रावस्था कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि यह भी सॉलिड है इसलिए दूसरी प्रावस्था कैल्शियम ऑक्साइड की। और थर्ड फेज जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होगी, क्योंकि हमारा वेसल पात्र जो है वो क्लोज्ड है अर्थात बंद है। बंद पात्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित होगी। तो 3 नंबर ऑफ फेजेस इस पात्र में कितनी हो गई, इस तंत्र में नंबर ऑफ फेजेस हो गई 3। फेजेस की संख्या 3 हो जाती है। और उसके इन 3 फेजेस को पूर्णतया से किसी रासायनिक समीकरण द्वारा हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हमें केवल न्यूनतम 2 घटकों की आवश्यकता होगी या न्यूनतम 2 केमिकल स्पीशीज़ की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा हम संपूर्ण केमिकल इक्वेशन को और संपूर्ण तंत्र की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, माना कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड 2 घटक हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें हम इसको मान कर ही हम इसमें घटकों की संख्या सॉल्व करते हैं। तो माना कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो हैं वो 2 घटक हैं। तो प्रावस्थाएं देखिए, इसमें प्रावस्थाएं हो गई कैल्शियम कार्बोनेट की पहली, दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड की और तीसरी CO2 गैस की। अब इन कैल्शियम कार्बोनेट की प्रावस्था को हम केवल 2 कंपोनेंट मान लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और केमिकल इक्वेशन में क्या रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह एक इक्वेशन केमिकली हमने इसको एक्सप्लेन कर दी। और फिर हम यदि दूसरी प्रावस्था है कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रावस्था को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट 0 हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बचा रहेगा। तो इस प्रकार से मिनिमम 2 घटकों के द्वारा हमने कैल्शियम कार्बोनेट की फेज़ को भी यानी प्रावस्था को भी एक्सप्लेन कर दिया और कैल्शियम और मिनिमम 2 घटक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा हमने कैल्शियम ऑक्साइड की प्रावस्था को भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तब 0 मान लिया। आगे कार्बन डाइऑक्साइड की गैसियस फेज, इसको भी हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन इसकी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड। इसको यदि हम माइनस कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज 2 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा हमने तीनों फेजेस को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगला रूप मानकर चलते हैं कि मान लीजिए लेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 2 कंपोनेंट्स। यदि 2 कंपोनेंट हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपोनेंट्स के रूप में लिख दिया और इधर हमने फेजेस लिख दी, इस सिस्टम की प्रावस्थाएं लिख दी। फर्स्ट फेज कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरी फेज कैल्शियम ऑक्साइड और तीसरी फेज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को यह समीकरण ये 2 घटक किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड फेज को किस तरह से व्यक्त करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड के बराबर हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी दोनों तरफ और कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नंबर ऑफ यानी जो फेज है उसको 2 केमिकल स्पीशीज़ के द्वारा हम व्यक्त कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड 2 घटक हैं, तो इन घटकों को हमने इस तरफ लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर हमने फेजेस को लिख दिया एक तरफ और ये हो गई फेजेस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन फेजेस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल 2 कंपोनेंट की आवश्यकता किस प्रकार पड़ेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 0 इंटू 0 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0 हो गया
अब कैल्शियम ऑक्साइड फेज को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज़ इक्वल टू यह इस इन दोनों के द्वारा व्यक्त हो गई। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की जो फेज है, प्रावस्था है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को 0 से मल्टीप्लाई कर देने पर और कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज़ रखने पर यह फेज भी अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने यह माना कि किन्हीं भी दो रासायनिक स्पीशीज़, किन्हीं भी दो रासायनिक स्पीशीज़ के द्वारा हम तीनों फेजेस को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए इस सिस्टम में घटकों की संख्या हो गई 3। कौन सा सिस्टम है ये? कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का बंद पात्र में विघटन। और इस जो समीकरण है, इसमें देखने पर यह लग रहा है कि न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज़ की संख्या जिसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, देखने में लग रहा है 3 है, पर जब हमने कैलकुलेट की तो हमें न्यूनतम रासायनिक स्पीशीज़ की संख्या 2 प्राप्त हुई। इसलिए इस समीकरण में घटकों की संख्या हो गई 2। इसी प्रकार से हम सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम की यदि बात करते हैं, तो इसमें देखिए सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम में अगर हमें कितनी फेजेस प्राप्त होती हैं, इसमें फेजेस हैं। सोडियम सल्फेट की एक सॉलिड फेज, सोडियम सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ सोडियम सल्फेट 7H2O का एक क्रिस्टल बना लेता है। सोडियम सल्फेट 10H2O मॉलिक्यूल के साथ अलग सॉल्यूशन बना लेता है। सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट में भी होता है और और चूंकि वाटर है तो उसकी आइस स्टेट भी होगी, अर्थात सॉलिड फेज भी हो गई, और वाटर की वेपर स्टेट भी हो गई। तो इस प्रकार से टोटल प्रावस्थाएं हो गई फेजेस 1 2 3 4 5 6। 6 फेजेस आर प्रेजेंट। 6 फेजेस में से हम इस सिस्टम को हम केवल 2 रासायनिक स्पीशीज Na2SO4 और H2O के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस प्रकार? Na2SO4 प्लस 0H2O, यानी H2O को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल Na2SO4 बचेगा, सोडियम सल्फेट बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इस प्रकार से यह फेज एक्सप्लेन हो गई। इसी प्रकार से यदि इसमें हम 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो यह सेकंड जो फेज है, सेकंड दूसरी प्रावस्था है, यह भी एक्सप्लेन हो गई। इसी तरह से हम यदि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो यह फेज भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गई। इसी तरह से इसमें हम X वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो सोडियम सल्फेट की एक्वस फेज भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गई। इसी प्रकार से यदि हम सोडियम सल्फेट को 0 से मल्टीप्लाई कर दें और H2O को सॉलिड स्टेट में दिखा दें तो यह इसकी आइस स्टेट यानी सॉलिड प्रावस्था आइस भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गई। और इसी प्रकार से हम सोडियम सल्फेट को यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दें और H2O को वेपर स्टेट में दिखा दें तो यह भी ऑटोमेटिकली दिस फेज, यह वेपर फेज भी ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी 6 सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम की 6 फेजेस को केवल 2 केमिकल स्पीशीज सोडियम सल्फेट और H2O के द्वारा ही हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अतः इस तंत्र में घटकों की संख्या 2 हो जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। हमने यह पढ़ा कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। किसी तंत्र हेतु स्वतंत्रता की कोटि स्वतंत्र चरों, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की वह न्यूनतम संख्या है जिसे निश्चित करने से तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वह जो यह स्वतंत्र जो चर हैं इनकी संख्या होती है, ताप, दाब, सांद्रता अथवा रासायनिक संगठन। तो यदि इन चरों की संख्या 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 है, तो वह सिस्टम इनवेरिएंट कहलाता है, अर्थात अचर कहलाता है। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 1 है तो वह सिस्टम यूनिवेरिएंट यानी एक चर कहलाता है। और यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2 है तो वह सिस्टम बाईवेरिएंट कहलाता है यानी द्विचर कहलाता है। और यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 3 है तो वह सिस्टम ट्राई वेरिएंट कहलाता है यानी त्रिचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक तंत्र है जिसमें जल है और वाटर वेपर यानी जल वाष्प है और ये दोनों साम्य में उपस्थित हैं। तो इसकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे? पहले इसमें हमें नंबर ऑफ फेजेस निकालनी पड़ेंगी कि नंबर ऑफ फेजेस कितनी हैं। वाटर है और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है तो नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई? 2।
और नंबर ऑफ फेजेस 2 हो गई। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, क्योंकि लिक्विड वाटर और वाटर वेपर को दोनों को ही H2O रासायनिक स्पीशीज़ के द्वारा आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे 1। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 हो गए और नंबर ऑफ फेजेस 2 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट 1, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ फेजेस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो संख्या है वो हम फेज़ रूल के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। और फेज़ रूल होता है F+P=C+2, जिसको हमने इनडायरेक्टली लिख लिया। P को हमने नंबर ऑफ फेजेस को यहाँ ले आए -P कर दिया, तो हमारा फेज रूल हो गया F=C-P+2। C इज़ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P इज़ नंबर ऑफ फेजेस एंड 2 इज़ द नंबर। तो घटकों की संख्या 1 है तो C का मान हमने 1 रख दिया। फेजेस की संख्या यानी प्रावस्थाओं की संख्या 2 है तो हमने प्रावस्थाओं की संख्या नंबर ऑफ फेजेस की संख्या 2 रख दी +2। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके लिए कितनी हो गई 1 - 2 + 2, अर्थात ओनली 1 वेरिएबल। और केवल एक चर जब होता है तो हम उस सिस्टम को यूनिवेरिएंट कहते हैं, अर्थात केवल हमें एक चर को ही स्पेसिफाई करने की मतलब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा चर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है वाटर एंड वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम, कि जल और जल वाष्प आपस में साम्य में है, प्रेशर बीइंग एट 1 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर फिक्स हो गया है बीइंग फिक्स्ड एट 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया कितना, 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल पर। तो प्रेशर को जब हमने फिक्स कर दिया तो एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या एक चर है इसको हमने स्थिर कर दिया, एक चर को हमने कांस्टेंट कर दिया। और एक चर को हमने जब कांस्टेंट कर दिया तो हमारा जो फेज़ रूल है जो कि F=C-P+2 है वो किस में बदल गया, वो हो गया C-P+2 -1। और ये 1 किसके लिए है, ये है प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल को हमने फिक्स कर दिया तो इसमें से -1 हमने कर दिया, क्योंकि वह फिक्स है, वह चर नहीं है, उसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि को हमने -1 कर दिया, यानी एक जितनी भी आएंगी उसमें से एक हमने घटा दिया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हो गई, अब इस सिस्टम के लिए वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी केमिकल स्पीशीज़ H2O के द्वारा हम पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 हो गया, नंबर ऑफ फेजेस 2 हो गए, और +2 हमारा ये है ही, और -1 क्योंकि प्रेशर को हमने एक चर को हमने फिक्स कर दिया तो एक चर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एक चर कम हो गया यानी -1 हमने कर दिया। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम के लिए कितनी हो गई, 0। तो यह तंत्र इनवेरिएंट अर्थात है चर हो जाता है, अर्थात जब वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में थी तब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी यानी मोनोवेरिएंट सिस्टम था, परंतु यहाँ हमने प्रेशर को भी फिक्स कर दिया तो प्रेशर को फिक्स करने से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी टोटल थी उसमें से एक माइनस हो जाती है, और एक माइनस होने के कारण 1 - 1 यानी 0, अर्थात हमारा तंत्र हो जाता है इनवेरिएंट अर्थात अचर। तो इस प्रकार से हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया, और हमने नंबर ऑफ फेजेस को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।